पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूं, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि बहुत बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन आज ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक क्यों है उसका बयान मैं भी करूँगा। ऐतिहासिक इसलिए है कि शायद ही किसी लिटरेचर फेस्टिवल में आज तक भारत में एक ही समय एक ही मंच पर 3 देशों की सेनाओं के अधिकारी इस तरह से इकट्ठा हुए हैं। और ये इट्स अ मैटर ऑफ डेस्टिनी। शायद मैं आपको बता दूं, कर्नल हेक्सो वांगचुक जो कि रॉयल भूटनीज आर्मी से हैं, ये भारतीय सेना से पास आउट होने वाले 100वें रेगुलर कोर्स में थे। 100वां कोर्स यानी शताब्दी कोर्स। और इस मंच पर इनको बुलाने के बाद ही हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि कैप्टन जनका जो श्रीलंकन आर्मी के हैं, ये भी 100 रेगुलर कोर्स के हैं। और ये बात इस मंच तक पहुंचने से पहले हमारे ये दोनों अतिथि भी नहीं जानते थे। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि मैं 102वें कोर्स से हूँ, यानी मैं हमारे दोनों अतिथियों से तकरीबन 1 साल जूनियर हूँ, लेकिन इन दोनों के साथ मेरे को आईएमए में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। और सबसे मज़े की बात यह है कि कर्नल जनका जो हैं वो आईएमए में उसी कंपनी में थे जिस कंपनी में मैं था। और 1998 के बाद आज हम लोगों की ये पहली मुलाकात है, यानी आप हिसाब लगा सकते हैं तकरीबन 24 साढ़े 24 साल के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 15-20 मिनट में हम लोग आपस में जो भी चर्चा करेंगे वो हमारे देशों के बीच जो संबंध हैं पहले से चले आ रहे हैं और आगे तक भी बने रहेंगे, उन संबंधों के ऊपर प्रकाश भी डाल पाएंगे। और शायद आप लोगों को भी समझने का मौका मिलेगा कि कैसे इंडियन आर्मी, श्रीलंकन आर्मी और भूटनीज आर्मी, तीनों आर्मीज बड़े छोटे भाई की तरह मिल करके इस पूरे खित्ते में काम कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले, इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करूं, आप लोगों को चाहता हूं कि अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल संजय शर्मा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं जून 1998 में भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट में कमीशन हुआ। मैं हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला हूं और बड़े गर्व की बात यह है, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं अपने परिवार की 4थी पीढ़ी हूं जो लगातार फौज में आया है। मेरे परदादा जी अंग्रेज़ों की फ़ौज में थे, मेरे नाना जी, मेरे पिताजी, और उसके बाद अब मैं। और ईश्वर से मेरी कामना है, मेरा एक बड़ा बेटा है 18 साल का, जो अभी 12th में पढ़ रहा है, और शायद वो मेरे पद चिन्हों पर चलते हुए कोशिश करेगा कि आर्मी ज्वाइन करे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी है कि हम इस 4थी पीढ़ी को 5वीं पीढ़ी तक ले जाएं। मैंने 1998 में सिख रेजिमेंट ज्वाइन की थी। आप लोग जानते होंगे फ़ौज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से इन्फेंट्री के अंदर एक रेजिमेंट है सिख रेजिमेंट, जिसमें सिर्फ जट सिख होते हैं। तो मैं 1998 में सिख रेजिमेंट में आया। और काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल है एक हमारा। जिस तरह से कमांडो स्कूल है, उसी तरह से एक CIW स्कूल है। उसमें 2 साल का इंस्ट्रक्शनल टेन्योर करने के बाद सन 2004 में मैं एविएशन कोर में शिफ्ट हो गया, यानी कि मैं हेलीकॉप्टर पायलट बन गया। और अब तकरीबन 15 साल हेलीकॉप्टर फ्लाई करने के बाद फिलहाल मैं चंडी मंदिर में पोस्टेड हूँ। जहाँ तक कर्नल वांगचुक की बात है, कर्नल वांगचुक आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, जो हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है पुणे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी में हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्री भूटान के कैडेट्स भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके ट्रेनिंग करते हैं। और कर्नल वांगचुक ने वहीं हमारे साथ हमारे 100वें कोर्स के साथ ट्रेनिंग करी। उस ट्रेनिंग के बाद आईएमए आए, जहां इन्होंने 100वें रेगुलर में ट्रेनिंग करी, और आईएमए से पास आउट होकर के भूटनीज आर्मी ज्वाइन करी। करीब 5 साल भूटनीज आर्मी में सर्व करने के बाद भूटान हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में इनको डेपुटेशन पर शिफ्ट किया गया। तकरीबन 18 साल वहाँ रहने के बाद इस समय सर HR और एडमिनिस्ट्रेशन हेड हैं हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के सिक्योरिटी सेफ्टी मैटर्स में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सर की एक बेटी, वो भी भारत में ही OTA चेन्नई से ट्रेनिंग करके इस समय रॉयल भूटनीज आर्मी में ऑफिसर है। और सर का एक बेटा इस समय NDA के 6th टर्म में ट्रेनिंग कर रहा है। तो जहां मैं 5 पीढ़ियां ओवर अ पीरियड ऑफ 50 साल गिन रहा हूं, सर के परिवार ने ये उपलब्धि शायद इसी जनरेशन में पूरी करने का प्रण लिया है। और इससे ज़्यादा खुशी की बात भारतीय सेना के लिए और रॉयल भूटनीज सेना के लिए हो नहीं सकती कि हम लोग एक दूसरे के सहयोग से इस सेना में अपनी भागीदारी को आगे लेकर जा रहे हैं। नाउ कमिंग टू कैप्टन जनका। कैप्टन जनका, आई सॉ हिम एज अ 3rd टर्मर व्हेन आई वाज अ 1st टर्मर। जैसे आप कॉलेज में देखते हैं ना कि 3 साल की पढ़ाई होती है, तो जो सबसे जूनियर आते हैं उनके लिए जो सबसे सीनियर आदमी होते हैं, उस तरह से हमने इनको देखा है। कैप्टन जनका वॉज एन एक्सीलेंट एथलीट। और आप लोगों को अगर मालूम नहीं है, डोंट गो एट हिज हाइट, ही स्टिल होल्ड्स द अंडर 17 स्कूल मीट रिकॉर्ड इन 100 मीटर स्प्रिंट। मैं चाहता हूं आप सब लोग तालियां बजा करके इनका अभिनंदन करें। ही वॉज वन ऑफ द फिटेस्ट जेंटलमैन कैडेट्स in his course in IMA, and
after leaving IMA in 1998, this is the first opportunity that he has got to come to India. All thanks to my friend Colonel Gautam Rajrishi, who happens to be his course mate. ये दोनों course mate हैं. कैप्टन जनका हाईली डेकोरेटेड सोल्जर हैं श्रीलंकन आर्मी में. शूरवीर और जनकवीर 2 पदक मिलते हैं जो कि हमारे परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट हैं. उनमें से एक अवार्ड इनको मिला हुआ है 1 बार और दूसरा अवार्ड मिला हुआ है 3 बार. So he is a highly decorated soldier and we are very thankful to you Janaka sir for obliging us with your presence here. और अब मैं अकेला एक मोनोलॉग काफ़ी लंबा चला चुका हूँ. अब मैं संबोधित करूँगा अपने आप को अपने माननीय गेस्ट्स के साथ और जानना चाहेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. सो आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद हेक्सो सर. जैसा कि हेक्सो सर मैंने अभी सबको बताया कि आप भी आर्मी में हैं, आपका बेटी भी आर्मी में है और आपका बेटा भी आर्मी में आ गया. तो मुझे और सभी दर्शकों को हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या बात थी कि पहली बात तो भूटान में भी क्या आर्मी के लिए उतना ही क्रेज़ है जितना कि इंडिया में है, और ऐसी क्या बात थी कि आपने ये डिसाइड किया कि आपके बाद आपकी बेटी भी फौज में है और आपका बेटा भी फौज में है. क्या इसके पीछे उनका खुद का मोटिवेशन था या आपने एज अ रोल मॉडल उनको गाइड किया? The society here giving me an opportunity be a part of the celebration going on. In fact, I have an opportunity to be here since 1985. I studied here in India, and the northeast of India, that is Manipur. So I come a long way from there, did my 3 years course in National Defense Academy, and a 1-year course in IMA. So that brings to me an attachment to the people of India as a people-to-people contract. I have more friends in India than my Bhutanese, because I have not studied there more. And coming to a point, I think my daughter did her 4 years course BBA from Thailand, Bangkok. However, I didn't want her to be an officer because I know the ragras that we go through. Sir. I wanted her to become someone somewhere. And achanak, she said, no, Daddy, I want to go and serve army. Then there was an opportunity for selection of women officers. Basically, now Bhutan is now striving to educate the younger generations. That means after +2. After +2, next year, 2024, we'll have a institution where all +2 students will undergo a compulsory course for 1 year in the first in the military, then their own subject of interest. So before they go to college, now they'll have to learn that. That's the changes that are coming. So my daughter has been selected as an instructor for that. So she was interested. So she pursued her dream. And today she's commissioned. She's in the Royal Bhutan Army. And coming to my son, yes, definitely my son was really interested. He saw my uniform, saw my course mates. When I came to India, I also brought him with me. Some of my course mates met with him. And he got so thrilled. So, okay, so then he said, Papa, I'll pursue. And in Bhutan, we have a system that, okay, if you want to join NDA, you have to take science. So he pursued science in his 11 and 12. Then he went all through that SMC type selection, and he went to NDA. And today he is in 6th term. That means by June 23, he'll pass out from NDA. All our best wishes are with you, sir. Thank तो you. जैसे सर बता रहे हैं कि सर की बिटिया ने आर्मी ज्वाइन करने से पहले थाईलैंड में MBA कोर्स किया, लेकिन उसके बाद भी बच्चे के दिल में अपने फादर को देख करके जज्बा ये था कि मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ. और जाहिर सी बात है कि अगर बिटिया के अंदर, बड़ी बहन के अंदर ये जज्बा था, तो जो भाई था उसके अंदर तो ये जज्बा होगा ही, बिकॉज उसने अपने फादर को अपने यूनिफॉर्म में और अपने कोर्समेट्स के साथ देखा था. कमिंग टू कर्नल जनका. जनका सर,
what about you? How was your childhood in Sri Lanka, and how did you get motivated to join the Sri Lankan army? First of all, thank you for organizing committee, and thank you for my academy mates for get this chance. Coming to point, reason is I think those days in situation in Sri Lanka, in battle situation and war situation, I am looking and searching for the war situation. That's why I decided to join Sri Lanka Army. तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज से 10-15 साल पहले तक श्रीलंका में बहुत मुश्किल हालात थे, इंसर्जेंसी थी, और श्रीलंकन आर्मी और एलटीटी के बीच काफ़ी मैसिव स्तर पे युद्ध चला था। तो कोई विस्मय की बात नहीं कि उस समय का एक बढ़ता नौजवान उस सिचुएशन में अपनी देश की रक्षा करने के लिए आर्मी की तरफ आने के लिए प्रेरित हुआ। अभी जहाँ तक बात रही कर्नल हेक्सो की, कर्नल हेक्सो फिर भी हिंदी बोल लेते हैं, बट कर्नल जनका को थोड़ी सी हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है। तो आई एम श्योर आप लोग अंग्रेज़ी में समझ जाएंगे। अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो मैं ट्रांसलेट करूँगा। और इससे मिलता जुलता एक किस्सा बोलिए या जो डर रहा था उस समय के माहौल का, जब श्रीलंकन या भूटनीज़ आर्मी के जीसी भारतीय सैन्य अकादमी में आते थे, तो अब आप लोग जानते हैं कि जब ये लोग आते थे तो हमारा इनसे इनिशियल इंटरेक्शन होता था। तो यकीन मानिए कि जिस तरह हमारा इंटरेक्शन होता था, जो सबसे पहली चीज़ हम लोग एक दूसरे से सीखते थे, आप में से कोई गेस कर सकता है ऑडियंस में से कि वो क्या होता होगा? बिल्कुल एकदम दुरुस्त बताया है इन्होंने। तो अपनी रिलेशनशिप को ज़िंदा रखने के लिए और आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज के तौर पे सबसे पहले हम लोग अपने भूटनीज़ और श्रीलंकन साथियों को हिंदुस्तान की फेमस गालियाँ सिखाते थे और फिर कोशिश करते थे कि इनसे भी वही सब चीज़ें सीखें। और आप यकीन मानिए कि श्रीलंकन के लिए भाषा का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 90% भूटनीज़ ऑफिसर जिनको मैं जानता हूँ वो हमसे अच्छी हिंदी बोलते हैं। और कुछ भूटनीज़ ऑफिसर्स जो मेरे कोर्समेट हैं वो इतने सुंदर गीत गाते हैं हिंदी में कि अगर आप सुन लें तो आप इंडियन सिंगर्स को भूल जाएं। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप दो सोसाइटीज़ का, दो कल्चर्स का मिलन होता है तो फिर एक समागम बन जाता है। तो जो भूटनीज़ ऑफिसर्स इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग करते हैं या श्रीलंकन आर्मी ऑफिसर्स जो इंडियन आर्मी के साथ ट्रेनिंग करते हैं, वो आधे अपनी कंट्री की नेशनैलिटी वाले रह जाते हैं और उनके अंदर आधे गुण हमारे भी आ जाते हैं। कुछ गुण भी आते हैं और साथ में कुछ अवगुण या दुर्गुण भी आ जाते हैं, बट दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। So, Hexo sir, now tell us something about the switch that you had from your army life in Bhutan to getting sidestep to the Haidalpar. आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भूटान इस समय दुनिया के हाइडलपार प्रोजेक्ट्स में कैपेबिलिटी, संभावनाओं के हिसाब से बहुत ऊपर है। भूटान एक ऐसा देश है जो नदियों और पहाड़ों से बना हुआ है और हाइडलपार प्रोजेक्ट्स की संभावनाएं वहाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। तो सर के साथ ऐसा हुआ कि सर आर्मी में सर्व करने के साथ साथ इनको डेपुटेशन पे हाइडलपार प्रोजेक्ट्स में भी काम करने का मौका मिला। तो सर से मैं चाहूँगा कि सर अपने अनुभव हमारे साथ वो भी साझा करें कि किस तरह आप आर्मी से दूसरी तरफ गए और आपको वहाँ की लाइफ और आर्मी की लाइफ में क्या फ़र्क नज़र आया। थैंक यू सर। एक तो मैं हिंदी में बता दूँ। बिल्कुल सर, आप हिंदी में बताइए, सब लोग समझेंगे। आप जैसे भी हिंदी बोलेंगे सब समझेंगे। ऐसा जैसे आपने बताया कि मैं पहले था भूटान का फौज में, तो सर्विंग कर रहा था एज ए कैप्टन में। तो अचानक हमारा हुआ था ऑपरेशन ऑल क्लियर। उससे पहले हम लोग 1020 मेगावाट हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन में कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स का जरूरत था। तो गवर्नमेंट का अच्छा था कि एटलीस्ट कम से कम कुछ कोई एक्सपीरियंस वाला तो हाइड्रो पावर प्रोटेक्शन के लिए डिप्यूटेशन में भेजने के लिए। तो मुझे चुन गया था उसमें। क्यों चुना? एक तो वही शायद है कि मेरा एक टांग जो जब फुटबॉल खेला तो टूटा था। अभी जहाँ तक फुटबॉल का जिक्र चला है यहाँ पे मैं फिर बटन कर रहा हूँ सर की बात बीच में रोक के। आईएमए में हर टर्म में एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जिसमें उस समय आईएमए में 12 ट्रेनिंग कंपनीज थी, तो उन 12 ट्रेनिंग कंपनीज में आपस में मुकाबला होता है।
और आप यकीन मानिए कि हमारे कोर्स में शायद हर कंपनी में 2 भूटानीज जीसी होते थे, जेंटलमैन कैडेट। और ये यकीन मान लीजिए कि हर कंपनी की फुटबॉल टीम में वो दोनों भूटानीज जीसी उस कंपनी की टीम में पक्का होते थे। भूटान की फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों ही खेलों में जो भागीदारी है वो आईएमए में इट्स अ मैटर ऑफ लेजेंड्स। हर भूटानीज कैडेट जिसको मैं जानता हूँ वो बहुत ही अच्छा फुटबॉल और बहुत ही अच्छा वॉलीबॉल, डिस्पाइट देयर obvious lack of height, they were all very good in football as well as volleyball. Sir, go ahead, sir. तो उसी का चर्चा पे है हम फौज से कहाँ पहुँच गया मैं हाइड्रो पावर में। भूटान वैसे देखने से आप पहाड़ी इलाका है, आपको दिखाई दे सिर्फ नदियाँ और पहाड़, उसके बाद तो कुछ नहीं भी देखा आपको। सो बेसिकली भूटान इज स्मॉल सोसाइटी कंट्री है। अगर आप मान लो पॉपुलेशन ऑफ 700,000 750,000, सो उसमें क्या हुआ, बिकॉज हाइड्रो पावर इज नेचुरल रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में को आपको पता है द पोल्यूशन, एंड भूटान इज कार्बन फुटप्रिंट का लास्ट है अभी, इज ओनली नेगेटिव कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। जो भूटान के महाराजा थे उन्होंने जानबूझकर, मैं कहता हूं कि अगर इस दुनिया में कोई कंट्री सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रकृति के साथ एक रास्ता बनाए रखकर प्रोग्रेस करने का, तो शायद वो भूटान है। आप लोग, मुझे यकीन है कि अगर आप लोगों को घूमने का मौका मिलेगा तो आप लोग यूएसए जाएंगे, आप लोग यूरोप जाएंगे, लेकिन अगर किसी को कभी मौका मिले तो आप प्लीज़ भूटान जाइए। क्योंकि मैंने भूटान में फ्लाइंग करी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी कोई कंट्री है नहीं जिसमें टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक हर आदमी के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमने नेचर को भी जिंदा रखना है प्रोग्रेस के साथ साथ। आज से 10-15 साल पहले ही भूटान में टेलीविज़न अलाउ किया गया था। आज से 10-15 साल पहले ही गाड़ियां रखने की लिमिट जो उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया, अदरवाइज उससे पहले भूटान वॉज अ टोटल नेचर फ्रेंडली कंट्री। और अभी भी वही उसी के ऊपर जोर है और उसी से रिलेटेड ही हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की बात जो सर कर रहे हैं। हाँ जी सर, प्लीज़। So 2003 के बाद है, I have been working in the hydropower project, which is I think you must have all heard that Tala project used to be the first major project that is executed with, bilaterally with the government of India and Royal Government of Bhutan. So it was commissioned in 2006. So 2008 it was handed over to Royal Government of Bhutan. And the excess light जितना भी आ रहा है हाइड्रो पावर, बिकॉज कंजम्पशन भूटान में तो इतना नहीं है, वी कैन कंज्यूम मैक्सिमम 20% का, तो जितना 80% का है वो तो एक्सपोर्ट कर रहा, दैट एक्सपोर्ट हम लोग आ रहा है आपके जो इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूशन के लिए। सो बेसिकली हाइड्रो पावर हैज़ हेल्प अस इन न्यूमरसली अपना इकोनॉमी के लिए। एंड आई वाज सेइंग दैट जस्ट ताला का एक बड़ा वाला कमीशन हुआ, तो उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र फिर दूसरा भी कर दिया। अभी मेरा जो नया कंस्ट्रक्शन है 1200 मेगावाट का है, जो मेगावाट प्रोजेक्ट्स है वो बड़ा वाला प्रोजेक्ट है। उसके बाद बगल में फिर 1021 फिर दूसरा है। सो एक ही नदी में 2 प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। तो उसमें मैं पहले था सिक्योरिटी, सेफ्टी, डिज़ास्टर का सब देख रहा था। अचानक बोल रहा मैनेजमेंट, अरे यार तू फौजी वाला है, टेक ओवर एचआर। तो अभी फौजी वाला बन गए एचआर और एराम का। तो आपको इसे ट्रांजिशन कैसा लगा, आर्मी लाइफ से सिविल लाइफ में जाने का ट्रांजिशन कैसा लगा आपको? अच्छा, एक तो अगर आप शुरू में देखने से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो फौज में है वो तो आपका डिसिप्लिन के तरते चढ़ता है। आप इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं कि जो सिविलियन लोग हैं उनमें डिसिप्लिन की कमी है? नहीं, कमी का बात नहीं, लेकिन वो काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ बिल्कुल, जैसे फौज में डंडा मार के काम हो जाता है, शायद सिविल में वो डंडा मारने से बगावत हो जाएगी। वही है, दैट इज द ओनली डिफरेंसेस। अदरवाइज आफ्टर दैट with long association I have also become now both the way. I can be Fauji also, we can be a civil also. That's the beauty of CHAM. And I've been working with the engineer experts. I think Bhopal mein hai Bharat heavy electrical. These teams also come there. I have been associated with them, so I know so many of them, and that's why I say that I have more Indian friends in Bhutanese. Thank you. Okay, Janaka sir, we've been talking to Colonel Hack. So you left India in 1997,
एंड देयर आफ्टर दिस इज योर फर्स्ट विजिट टू इंडिया नाउ. Yeah. सर 97 में जब IMA से पास आउट होकर के गए उसके बाद आने का मौका पहली बार मिला है. सो टेल अस हाउ यू गॉट द इनवाइट एंड हाउ यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू कम हियर एंड व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू केम हियर. Directly, our army headquarters Okay. informed to me this event having 16, 17, and 18. Okay. Army headquarters, our army headquarters is select to me. Okay. So to मैं आपको send- बता दूं कि whenever we have to invite a foreign national, a lot of homework goes into it. बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उस देश की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है. तो मैं चाहता हूं कल गौतम राज ऋषि जो यहाँ पर हैं आप सब उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें. उनके और बाकी लिट चौक की टीम के प्रयासों से ही ये संभव हो पाया कि कल जनका यहाँ पर आज हमारे बीच उपस्थित हैं. आई एम श्योर जो उनको थोड़ा सा कम्युनिकेशन का इशू है आप सब लोग उसको समझेंगे. जहाँ तक कोशिश हो सकेगी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा उसको बता सकूँ कि क्या बोल रहे हैं. हाँ जी सर, प्लीज़ गो अहेड सर. After that, our army headquarters select to me, send this event, Sure. and just after that I came. So how many changes do you find in India after you came? You came after 97. Do you see any changes in India? Are they Yeah. positive? Are they negative? No, it's positive. All positive? Yeah. So in, what all changes? environment and I think economy and development. So many developments I saw. And any change in the hospitable nature of the Indian friends that you encountered? Yeah. So that is also positive. I hope that is also positive. Yes, so many changes, so many positive friends. Positive friends. And what about you, Haxo sir? I think आप तो सर बीच बीच में आते ही रहते होंगे. मैं तो रहता हूँ यार. उस दिन में आया था पहले 2014 में भी था मैं दिल्ली पे. अच्छा. दो महीने का मैंने ट्रेनिंग किया DRDO से. अच्छा 2 महीने DRDO में भी. DRDO में से था. What was that for sir? That's for explosives and fire safety का था उसमें कोर्स सिफिस में. तो if you really think that changes, yes, definitely. When I first came to Kolkata in 85, I had a very tough time. Because Sir, anybody who goes to Calcutta for the first time, he has a tough time. But Calcutta is a place which grows on you slowly. Yes. Calcutta एक अलग दुनिया है, slow, धीरे चलने वाली दुनिया है. बट अगर आप कलकत्ता में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने रहेंगे, तो आपको कलकत्ता से प्यार हो जाएगा उसके. नहीं वो तो है. हाँ, अभी मेरा हो मतलब है जस्ट शुरू में जो क्या बोलते हैं, neither I knew Hindi nor Bengali. Sure. So that's our problem. So whenever we communicate in English, they never used to speak us. No? So transportation, communication becomes very difficult at that time. But today with this change in internet, the Google has brought everything online. So, and that has, I think, basically changed everybody's thinking perspective on that. Absolutely, sir. Yes. That's why I think even Delhi जब आया पहले 96 में आया, it was a very tough time. Difficult. Now when you go anywhere, it's now people have come forward. So the society भारत में जो has changed. डिजिटल क्रांति जो आई है उसने जाहिर बात है कि न सिर्फ हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ा है बल्कि जो बाहर से हमारे दोस्त आते हैं उनके साथ भी हमारा जुड़ना आसान हो गया है और ज़्यादा इजी हो गया है. No, definitely, yes. That's basically वही है. So only thing is एक तो पता था आपको लोग. I have more friends, Indian friends than Bhutanese. So whenever I have any trip here, I usually give a call to my friends, my course mates, my school mates. So this and my juniors in India and I, they're there to help me. So there's no problem. Last time when I went to Chennai, again मेरा course में 2 वहाँ बैठा. They are the one who guided me. They took round. The Chennai, I've been first time for that. So it जो was बात a सर good बता रहे हैं जब फौजी आदमी एक शहर से दूसरे शहर में जाता है तो वो रिश्तेदार बाद में ढूंढता है. वो सबसे पहले ढूंढता है कि इस शहर में मेरे कोर्समेट कौन कौन है. और ये यकीनी बात है कि जो मदद आपके रिश्तेदार नहीं कर पाएंगे वो मदद आपके कोर्समेट ज़रूर करेंगे. अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपना बताता हूँ. मैं भी मऊ 2006 के बाद अब आया हूँ, तकरीबन 16 साल के बाद. और मैं भी जब कल यहाँ लैंड किया तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि मेरे कोर्समेट कौन कौन है यहाँ पे. और मैं शाम को यहाँ से मऊ गया और मऊ में मेरे 3 कोर्समेट से उनसे मैं शायद 10 साल के बाद अब मिला हूँ. उनसे मिल के आया और अपने एक्सपीरियंस साझा किए, कुछ यहाँ वहाँ की बेसिर पैर की बेतुकी बातें भी करी अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए. और मेरे ख्याल है कि ऐसे ही ज़िंदगी आगे चलती है अगर हम एक दूसरे से इस तरह से मिलते रहेंगे और हमारी यादें जिनको हम कभी कभी बक्से में डाल के भूल जाते हैं अगर हम उनको फिर से रिफ़्रेश कर सकेंगे
तो शायद ज़िंदगी और सुहानी बन जाएगी। और इस वार्तालाप को सुहाना बनाने के लिए मेरे दिमाग में एक बात और थी जो मैं भूल गया था एक्चुअली बीच में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि जब भूटानीज ऑफिसर्स आईएमए में आते हैं, एनडीए में आते हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम आती थी लैंग्वेज की। आप कोई और बता सकता है कि उनको दूसरी प्रॉब्लम क्या आती होगी? ये एक बड़ी ही विचित्र प्रॉब्लम है ये। तो भूटानीज ऑफिसर्स, जैसा कि उन्होंने आपको बताया कि भूटान में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और इंडिया में जहाँ ट्रेनिंग होती है, एनडीए हो चाहे आईएमए, वहाँ पे इलाका प्लेन है। तो वहाँ जो आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान या एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स हरकत करते हैं, उसके लिए उनको एनडीए या आईएमए पहुँचने पर एक साइकिल इशू की जाती है। उसका बाकायदा एक नंबर होता है साइकिल का। तो जब भूटानीज ऑफिसर्स को, भूटानीज कैडेट्स को वो साइकिल दी जाती थी, तो उनके लिए वो एक नई चीज़ होती थी, ऐसी चीज़ होती थी जो उन्होंने कभी देखी नहीं होती थी। और साइकिल चलाना सीखने में बहुत टाइम लगता था। सर, आपने कितने टाइम में साइकिल चलाना फुल्ली मास्टर कर लिया था? अच्छा, जब पहले बार इंडिया पहुंचा तो हम लोग हर स्क्वाड्रन में अपना साइकिल इशू करता था। तो उसमें क्या, मदद हम लेते हैं अपने सीनियर से, लेकिन वो परफेक्ट करने के लिए लगा है मुझे कम से कम 1 साल। और इस 1 साल के दौरान कई बार ऐसा होता था कि आईएमए में रूल होता है, और एनडीए में भी ये रूल होता है कि आप अकेले कहीं नहीं जा सकते, आपको स्क्वाड में चलना है। तो यानी कि अगर स्क्वाड में 4 लोग साइकिल चला के जा रहे हैं, तो 5वें आदमी को भी चला के जाना है। तो वहाँ के कैडेट्स के दिल में सबसे बड़ा खतरा ये होता था कि कहीं कोई भूटानीज मेरे स्क्वाड में ना आ जाए, क्योंकि अगर भूटानीज आपके स्क्वाड में आ गया और वो साइकिल नहीं चला पाया, तो आप सब या तो स्लो हो जाएंगे या आप सबको कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी। और आप यकीन मानिए, ये हौसला होता था हमारे भूटानीज साथियों का। हमने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ ऐसे होते थे जिनको साइकिल चलानी नहीं आती थी, तो वो दौड़ के सफर तय करते थे साइकिल वालों के साथ, ताकि उनकी वजह से उनके साथियों को भी पनिशमेंट ना मिले। तो ये बड़ी छोटी बातें हैं, लेकिन यही चीज़ें होती हैं जो हमारी दोस्तियों को इतना गहरा करती हैं कि शायद हमारी पूरी जिंदगी ये दोस्तियां बरकरार रहती हैं। जय। अच्छा, आप श्रीलंकन ऑफिसर्स को ये प्रॉब्लम थोड़ी कम आती थी। सर, डिड यू आल्सो फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ साइकिल्स? Yes. Or were there any other issues related to the cycles? We have faced, You are smiling, so I can see that there is something in your memories also. we are also same. We went here and there. No escorts. No. No Okay, escorts. Sri Lankans were even more dangerous. Dangerous to have squad buddies, because they would follow what their heart said. We don't carry any escort. They didn't follow the IMA diktats as seriously as we or perhaps our Bhutanese brothers did. They had their own rules, and therefore they were also dangerous buddies in squads, but excellent buddies nonetheless. And as I told you, sir was in the same company that I was when I joined, and he was an excellent athlete and therefore held in great respect in my company. हम लोग, हमारी कंपनी में हम लोग बोलते थे कि श्रीलंकन जितने फिट हैं, शायद इतने फिट नहीं हम खुद भी नहीं हैं। और उस समय जो श्रीलंकन हमारे पास आते थे, उस समय जो श्रीलंका में माहौल था, वहाँ युद्ध जैसी स्थिति थी। इनफैक्ट मैंने जब कमांडो कोर्स किया है, तो मेरा कमांडो कोर्स में जो मेरे बडी थे, आई वॉज टेलिंग यू जनका सर, हिज नेम वॉज कैप्टन वीरकोन। और कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान कई मौके ऐसे आते थे जब हमको अपनी शर्ट उतार करके भी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं, और उस समय मैं देखता था उनके शरीर पर लाइव गोलियों के जख्मों के निशान बने होते थे। तो कमांडो कोर्स जो है वो फिजिकली बहुत टफ कोर्स है, लेकिन जब हम उनसे पूछते थे कि आपको ये कितना टफ लगता है, तो उनका जवाब सुनकर आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे। वो बोलते थे कि हमें ये भी आसान लगता है, क्योंकि जिस तरह की ज़िंदगी हम जी कर आ रहे हैं अपने देश से, जिस तरह के हालात में हम सुबह शाम दिन रात टाइम निकाल रहे हैं, उसके बाद हमको ये भी पिकनिक लगता है। आप लोगों के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है, थोड़ा फिजिकली टफ ज़रूर है, लेकिन हमको ये भी आसान लगता है। सो दैट इज़ हैट्स ऑफ टू द वेरासिटी एंड द टेनेसिटी ऑफ द श्रीलंकन आर्मी, the way they have recovered, and I am sure Sri Lanka will progress from strength to strength. और इस सारी बातचीत को ज़्यादा लंबा ना चलाते हुए अब मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा, क्योंकि कार्यक्रम में कुछ और भी इवेंट्स प्लान्ड हैं। और मैं बस हेक्सो सर का और जनक सर का दिल से शुक्रिया करूँगा कि इस मौके पर यहाँ आए, शिरकत की और मुझे भी इंटरेक्ट करने का मौका दिया और आप सबसे अपने एक्सपीरियंस साझा करें। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि भारत, श्रीलंका, भूटान और हमारे बाकी जितने भी फ्रेंडली नेबर्स हैं, हमारे रिश्ते इसी तरह से बने रहें, ताकि हम एक दूसरे को एक समझकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Thank you. Jai Hind.
Okay.